Hello everyone, a very good afternoon to all of you and welcome to Physical Science Papi Classes. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप लोगों की सारी यूनिट्स जो हैं 11th एंड 12th एनसीईआरटी का सब कुछ कवर करूंगा और उसमें जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइट करूंगा और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसको भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, जिसमें मैं आप लोगों को ये सारे कंटेंट्स आई विल कवर ऑल contents which included aims and objectives of adaptive physical education, then CWSN और इंक्लूजन एंड इट्स नीड इम्प्लीमेंटेशंस, ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करूँगा। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, व्हाट इज़ एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन। देखिए, एडॉप्टेड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अपनाया गया हो, एडॉप्ट किया गया हो, जो पहले से चीज़ें नहीं थी हम उस चीज़ को एडॉप्ट किए। मान लीजिए आप लोग जा रहे हो ट्रैकिंग करने हिली रीजन में, वहाँ के क्लाइमेट से आप मतलब वाकिफ़ नहीं हो, तो सबसे पहले क्या काम होगा कि आप वहाँ जाकर अपनी बॉडी को, अपने माइंड्स को वहाँ के जो मौसम के अनुसार अपनी बॉडी को एडॉप्ट कराएंगे, यानी कि ढालना एक तरीके से होता है, एडॉप्टेड का मतलब होता है। तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में एडॉप्टेड का क्या मतलब है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे भी ऐसे भी विश्व में ऐसे लोग हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उनके अंदर, फिजिकल डिसेबिलिटी है, या फिर कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ है, अफेक्टिंग डिसेबिलिटीज़ है, बहुत सारे तरीके के लोग हैं यहाँ पर। तो उनके लिए क्या हम फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम क्या नहीं रखेंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि यह कहता है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबको साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। तो इसमें क्यों पीछे रखेंगे? तो इसलिए क्या था कि एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन एक टर्म्स आया। देखिए, क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी एक्सपेंशन ऑफ एपीई का फुल फॉर्म पूछता है कि एपीई क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन, देखिए राइट टू एजुकेशन आपका क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन यानी आरटी क्या कहता है कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको एक क्या है, फंडामेंटल राइट है कि सभी लोगों को फिजिकली, मेंटली, और जितने लोग हैं चैलेंज्ड हैं या फिर अफेक्टेड हैं, उन सभी को शामिल किया जाना चाहिए स्कूल में। सभी लोगों को एक तरीके से सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। यही हमारा जो है राइट टू एजुकेशन बताता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जो डिसेबिलिटी को जो डिफाइन किया था वो WHO ने किया था। ठीक है, तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था डिसेबिलिटीज़ को। तो डिसेबिलिटीज़ को इन्होंने क्या बोला, डिसेबिलिटी मतलब होता है कोई चीज़ जो है आपकी डिसेबल हो गई है, अयोग्य, डिसेबिलिटी मतलब अयोग्य होता है। तो ठीक है, तो यहाँ अम्ब्रेला टर्म इन्होंने क्या कहा था कि एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन, दो टर्म्स हैं। देखिए, कोई भी आपकी एक्टिविटी है, कोई भी आपकी क्रियाकलाप है जो कि लिमिट कर देती है, लिमिट मतलब अवरोधक प्रदान करती है, अवरोध कर देती है आपके जर्नी में या फिर आपके क्रियाकलापों में, दैट इज नोन एज डिसेबिलिटीज। और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा, देखिए कोई भी आपका अंग प्रतिभंग हो जाता है या फिर अपंग हो जाता है, तो आप क्या करोगे, कोई भी चीज़ पार्टिसिपेशन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा ना। मान लीजिए आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, क्या रनिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, यानी कि आपका जो है पार्टिसिपेशन जो है रेस्ट्रिक्शन हो गया है। तो ये दो टर्म याद कर लीजिएगा कि जो कि WHO ने डिफाइन किया था। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में कि WHO ने डिसेबिलिटीज को किस अम्ब्रेला टर्म में जो है डिफाइन किया था। तो एक्टिविटी लिमिटेशंस, पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस, दो चीज है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, ऑटिज्म पूछता है। ऑटिज्म मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिसऑर्डर है जो कि आपके जो सोशल इंटरेक्शन होते हैं, यानी कि सामाजिक जो वार्तालाप होते हैं, सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, आप लोग उससे जो है दूर भागते हो, डेविएट होते हो, आप लोग जो है सोशल इंटरेक्शन नहीं करते हो। तो इस तरीके से अगर कोई भी डिफॉर्मिटीज़ या डिसेबिलिटीज़ ऑकर हो रही है आपके शरीर में या फिर आपके माइंड में, तो दैट इज़ नोन एज ऑटिज्म। ठीक है, देखिए उनके साथ क्या होता है, सोशल इंटरेक्शंस का जो होता है वो अभाव होता है, डिफ़िकल्टी होती है, और क्या होता है, और कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं लोगों से बातचीत करना, और कोई क्या करते हैं, रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर। कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर थॉट है आपके दिमाग में आ रहा है, बार बार वही चीज़ आ रहा है, तो एक तरीके से ऑटिज्म है।
एक बीमारी है जो कि डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं ऑटिज्म। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कहीं भी अगर हाथ टच हो जाता है तो जाते हैं फ्रिक्वेंटली अपने हैंड वॉश करते हैं बार बार। दैट इज ए टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर, दैट इज नोन एज ऑटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेरिब्रल पल्सी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेरिब्रल मतलब आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि सेरिब्रल मतलब होता है कंडीशन मार्क्ड बाय इम्पेयर्ड मसल्स कोऑर्डिनेशन। देखिए सेरिब्रल में क्या होगा कि आपकी जो मसल्स कोऑर्डिनेशन है वो बाधित हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, उसको सेरिब्रल पॉलिसी बोलते हैं, पैल्सी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जब हमारे गुणसूत्र होते हैं ना, क्रोमोसोम्स, जो कि 23 पेयर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 15, 18 एंड 21 ये जो नंबर ऑफ पेयर्स जो है, यानी 15 पेयर्स, 18 पेयर्स और 21 पेयर्स में यदि कोई भी चीज़ यदि इम्बैलेंस होता है, अगर आपका क्रोमोसोम इम्बैलेंस होता है, लगभग इसको 21 में ही माना जाता है डाउन सिंड्रोम में। टोटल 23 पेयर होते हैं, बट क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम होता है तो सबसे ज़्यादा किस पेयर वाले गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम्स में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए 21, इसको ट्राइसोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। एक तरीके से यह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। जैसे मंगोलाइड टाइप का आदमी दिखेगा, भारी और विचित्र शरीर दिखने लगेगा, तो इस तरीके से क्या होता है, मुंह सूजा सूजा दिखने लगेगा। तो इस तरीके से डाउन सिंड्रोम होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी के कारण होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मेलिटी के कारण होते हैं। तो इस तरीके से उनका जो फेशियल प्रोफाइल होता है थोड़ा सा ब्रॉड दिखने लगता है, अच्छा दिखता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। डिसलेक्सिया, देखिए ये जो है डिसलेक्सिया क्या होता है, पाठन विकार होता है, डिसऑर्डर होता है, जो कि आदमी रीड एंड इंटरप्ट्स वर्ड, जो पढ़ नहीं पाता है। मान लीजिए देखिए ए को उल्टा ए ऐसे बनाएगा या पढ़ेगा, या फिर बी को इस तरीके से पढ़ेगा, तो एक तरीके से डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार जिसे बोलते हैं, जो कि पढ़ने में कम मतलब कठिनाई होती है, दैट इज नोन एज डिसलेक्सिया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, देखिए डिस्ट्रॉफी से मतलब ही हो गया कि जो चीज़ें जो बढ़ती हैं यानी कि कंडीशंस, यानी कि कोई भी चीज़ अगर बढ़ गई है तो क्या करेगी वो, एक तरीके से खराब। कोई भी चीज़ अगर कम होती है तब भी वो खराब है, यानी कि आपको हैम्पर करेगी। कोई चीज़ बढ़ जाती है तो वो भी हैम्पर करेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मस्कुलर जो है, अगर ये एक तरीके से समझ लीजिए हेरिडिटी कंडीशंस होता है। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिक होता है, जो कि प्रोग्रेसिव वीकनिंग एंड वेस्टिंग देम द यूजेज ऑफ मसल्स, यानी कि आपकी जो मसल्स है उसको वीक धीरे धीरे करने लगती है और वेस्टिंग करने लगती है, यानी खराब करने लगती है। दैट इज नोन एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि नेगेटिव टर्म्स में आता है। स्पाइना बाइफिडा, देखिए स्पाइना मतलब स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो वहाँ पे अगर कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई भी चीज़ खराब होती है स्पाइन में, आपको अगर हैम्पर होता है तो बैकबोन आपका एक तरीके से क्या होगा, खराब हो गया। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। अब देखते हैं, देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हाईलाइट कर रहा हूँ, CWSN का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, याद कर लीजिएगा। APE का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और एक अपेन्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, अपेन्स का। तो यहाँ पर एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन फॉर नेशनल स्टैंडर्ड्स होगा। ठीक है, अभी आगे आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं फटाफट। आज 4 यूनिट जो है खत्म हो जाना चाहिए, चौथा यूनिट। हाँ, ये देखिए ओरिजिन पूछता है, ओरिजिन कहाँ पे हुआ था फिर एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन का। तो देखिए सबसे पहला जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था वो 1838 में हुआ था। पर्किंस स्कूल, जो कि स्टूडेंट्स थे, पर्किन स्कूल्स के स्टूडेंट थे। पर्किंस मतलब जो होता है जो विजुअल यानी विजुअल डिसेबिलिटी वाले, जिनको दिखाई नहीं देता है, अंधे लोग होते हैं, उनके लिए यह जो है पहला जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, दैट इज नोन एज एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन इन 1838 इन द पर्किंस स्कूल। कहाँ पर है, बोस्टन में। ठीक है, बोस्टन। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ। बट 1952 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफर का देखिए फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, अमेरिकन एसोसिएशन। देखिए यहाँ पर एसोसिएशन है, यहीं पर लोगों को घुमा देता है, यहाँ पर अलायंस दे देता है, कभी कभी एसोसिएटिव लिख देता है, कुछ भी लिख देता है। तो एसोसिएशन है, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ऐसे इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि इन्होंने क्या किया था, एक कमेटी फॉर्म किया था, एक कमेटी गठित किया था
ऑर्गेनाइजेशन यानी कमिटी मतलब संगठन बनाया था जो कि डिफाइन किया था एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन किया था। क्यों? और उनको डायरेक्ट करता था, किसको? टीचर्स को बताता था, डायरेक्शन देता था। क्या बताता था कमेटी, क्या बताया था इसके बारे में? एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन एज, जो कि एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन एज द डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम। देखिए एक प्रोग्राम नहीं, ये वही यूनि डायरेक्शन नहीं है, इसका डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स, रिदम suited to the interest, capacity and limitations of students with special needs who may not safely or successfully engaged in the unrestricted participation in the regular। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि सबसे पहले जो है एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन यानी प्रोग्राम जो भी स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, तो 1838 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? परकिंस स्कूल विच इज सिचुएटेड इन बोस्टन, बोस्टन में था। जो कि फिर उसके बाद आफर ने एक कमेटी बनाया था और उसको डिफाइन किया था 1952 में। दो चीज़ें याद कर लीजिएगा, 1952 में क्या बताया था इन्होंने कि एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड है, यानी कि एक डायरेक्शन वाला नहीं है, बहुआयामी है, बहुआयामी प्रोग्राम है जो कि क्रियाकलापों को विकास मतलब क्रियाकलापों के माध्यम से जो इंडिविजुअल है उसको विकास किया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा, उसके इंटरेस्ट यानी कि उसके शौक के अनुसार उसको मतलब दिया जाएगा कि अगर ये मान लीजिए मुझे शौक है कि मुझे खेलना है, स्विमिंग करना है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से था। तो इन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन कहा क्या आएगा इसमें, ऑफर का पूछा जा सकता है कि 1952 में इन्होंने डिफाइन किया था। और सबसे पहला जो प्रोग्राम हुआ था फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर विजुअल इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स थे परकिंस स्कूल के, उनके लिए यहाँ पर किया गया था। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये दो तीन चीज़ें जो मैंने बताया था, ऑफर का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, 1952 में इन्होंने बताया था। ठीक है, अब चलते हैं मीनिंग एंड एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन। देखिए WHO ने डिसेबिलिटी को डिफाइन किया था, ठीक है, बट एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन को कौन डिफाइन किया था? आफर ने। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग कि जो भी चीज़ अगर पूछती है, अगर पूछा जाता है डिसेबिलिटी को सबसे पहले कौन डिफाइन किया था, तो आपको WHO, और एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन यानी APE को कौन डिफाइन किया था? दैट इज आफर। ठीक है, तो इस तरीके से है यहाँ पर फ्रेंड्स। और देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम था वह कितने से कितने साल के बच्चों के लिए जो है किया गया है, तो 3 to 21 ईयर्स के जो बच्चे हैं, इस रेंजिंग फ्रॉम 3 to 21 ईयर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। CWSN का फुल फॉर्म बता ही दिया था, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अपेन्स का फुल फॉर्म बताया था जो कि TRE 2 में भी आया था क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा था? एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन नेशनल स्टैंडर्ड्स। इसमें नेशनल स्कूल्स दिया था, नेशनल सम्मित दिया था, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो इसलिए इसको आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन। इंपॉर्टेंस कैसे पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन आ जाएगा तो क्या इंपॉर्टेंस होगा? देखिए जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं जिनको रियल में ज़रूरत है कि नहीं, अगर उनका मान लीजिए पैर से डिसेबल है या फिर हाथ से डिसेबल है या फिर स्पाइनल कोई डिफॉर्मिटीज़ है, तो उनके लिए क्या हम क्या उनको छोड़ देंगे? उनको क्या अपने साथ नहीं लेकर चलेंगे? नहीं लेकर चलेंगे, उनका भी फिजिकल स्किल्स बढ़ाएंगे, मोटर स्किल्स बढ़ाएंगे। इसका इंपॉर्टेंस यही है, फंडामेंटल मोटर स्किल्स एंड पैटर्न्स को बढ़ाना है, लाइक थ्रोइंग, कैचिंग, वॉकिंग स्किल्स को बढ़ाना है, लाइक डांसिंग स्किल्स जो होता है, जिम्नास्टिक स्किल्स होते हैं, इन सब चीज़ों में बढ़ाना है। इनको देख रहे हो आप दीपा मलिक को, एट द एज ऑफ 36 साल की थी तब इन्होंने सिल्वर मेडल लेके आई थी। ठीक है, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और शॉर्ट पुट की ये प्लेयर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए द इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं, एक्ट नहीं कभी पूछा है, हो सकता आ जाए तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 1990 में आया था, डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट आया था। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 कैटेगरी मैंने बताया था क्या क्या डिसेबिलिटी होती है। पहला था मैंने बताया था फिजिकल डिसेबिलिटी, जो कि फिजिकल मतलब होता है आपका जो फिजिकल मतलब शारीरिक जो अक्षमता होती है, जो उसे बोलते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी
डिसेबिलिटी मतलब बौद्धिक होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिर उसके बाद कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक डिसेबिलिटी बोलते हैं, और चौथा होता है अफेक्टिंग डिसेबिलिटी। देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब फिजिकल यानी कि आपका जो शरीर से कोई भी प्रतिभंग हो गया है, जैसे कि एम्पुटेशन, एम्पुटेशन मतलब कट के कोई हाथ कट गया हो या पैर कट गया हो या उंगली कट गई हो, दैट इज नोन एज एम्पुटेशन। अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आप लोग देखे ही होंगे। अर्थराइटिस में जो है हड्डियां जो है धीरे धीरे रिस रिस के एकदम कमज़ोर हो जाती हैं और एक तरीके से पैरालिसिस का खतरा हो जाता है। सेरिब्रल पाल्सी मैंने बताया था आपको, सेरिब्रल पाल्सी, क्लब फुट, ये सब डॉर्फिज्म, बौना जो होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बताया था, वीकनिंग ऑफ द मसल्स। स्पाइना बाइफिडा बताया था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज जो होते हैं, आपके स्पाइन जो इंजरीज हो जाते हैं, दैट इज कम्स अंडर फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मैंने बताया था बौद्धिक जो अक्षमता होती है, यानी कि जो आपका जो जनरल मेंटल एबिलिटी होता है, मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक जो क्षमता जो जनरल होती है, जो सामान्यतः जो मानसिक सोचने की जो क्षमता होती है वो एक तरीके से खत्म हो चुकी होती है, दैट इज कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें मैंने आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक बताया था, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, क्या बताया था, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मैंने बताया था आप लोगों को कि डाउन सिंड्रोम जो होता है, जो कि गुणसूत्र की जो डिसफंक्शंस के कारण होता है। हमारे अंदर जो है 23 गुणसूत्र होते हैं, पेयर जो होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, जो कि 21st में सबसे ज़्यादा जो पेयर होता है, इस 21st पेयर में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो डिसफंक्शंस होता है 21st पेयर में होता है, तभी डाउन सिंड्रोम का घटना घटता है। तो यहाँ पर देखिए एक तरीके से हेरिडिटी भी होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि डाउन सिंड्रोम इज इट हेरिडिटरी, ऑफ कोर्स इट इज हेरिडिटरी, यह आनुवंशिक होता है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी मैंने बताया संज्ञानात्मक जो अक्षमता होती है। संज्ञानात्मक मतलब होता है कि मान लीजिए वो पढ़ नहीं पाता हो, उल्टा देख रहा, उल्टा पढ़ रहा हो, एक बी को इस तरीके से लिख रहा हो, यानी कि पठन और लिखने से जो संबंधित विकार जो होते हैं, दैट इज कम्स अंडर कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें आदमी जो है, बच्चा जो है बोल नहीं पाता, सही से पढ़ नहीं पाता, डिसेबिलिटी टाइप का होता है, तो दैट इज कॉल्ड जैसे देख लीजिए डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब होता है कि जो मैथमेटिकल विकार होते हैं, यानी कि जो गणित से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित जो होते हैं, दिस इज नोन एज डिसकैलकुलिया। और डिसग्राफिया मतलब होता है लिखने से, ग्राफ बनाते हो ना, जैसे इसे ग्राफ बना रहे हैं ना, लिखना, तो डिसग्राफिया उसको बोलते हैं। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से, जो पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। अफेक्टिंग डिसऑर्डर्स, देखिए अफेक्टिंग मतलब होता है, अफेक्ट मतलब क्या होता है, अफेक्ट मतलब किसी से मिलना, यानी कि आपकी जो मूड है, मूड यानी कि अफेक्ट कर देना, यानी कि प्रभावित कर देना, यानी कि आपका मूड जो है प्रभावित हो गया हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अफेक्टिंग डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आदमी सोचने लगता है मैं तो तीर हूँ, तो तीर ही बन के सोचने लगता है बार बार, तो इसे क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कोई भी चीज़ है अगर एंग्जाइटी आ रही है तो बहुत ज़्यादा लेवल पे पहुँच जाएगी, ठीक है, दैट इज नोन एज अफेक्टिंग डिसऑर्डर। तो इस तरीके से था फ्रेंड्स, ये खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन, देखिए राइट टू एजुकेशन मैंने बताया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए दिया जाता है। द एम ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, देखिए बहुत क्लोज आंसर सारे दिए हुए हैं, बट जो सुटेबल आंसर है कि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, चाहे वो डिसेबल्ड हो या डिफरेंटली एबल्ड हो या फिर नहीं हो, सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, दैट इज नोन एज दैट इज द मेन एम ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये है डाउन सिंड्रोम। देखिए मैंने बताया था डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जो आपके गुणसूत्र होते हैं उनमें जो है डिसफंक्शंस हो जाते हैं, यानी 21st पेयर्स में डिसफंक्शंस हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। अ चाइल्ड हु हैज़ डिफिकल्टी इन फॉलोइंग डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग डायरेक्शन रिलेटेड टू बेसिक स्पेशियल मूवमेंट। देखिए बेसिक स्पेशियल मूवमेंट्स में, यानी कि आपका जो पता नहीं है कि आपके अंग कहाँ जा रहे हो, स्पेशियल मूवमेंट्स, यानी कि आपका जो क्रियाकलाप है, गतिविधि जो है वो एक तरीके से बाधित हो जाती है, तो वो किस में आ जाएगा, फिजिकल डिसेबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से था। हाँ यहाँ पर देखिए मैंने आपको इनिशियली बताया था कि WHO ने डिसेबिलिटी को क्या डिफाइन किया था। उन्होंने एक एक्टिविटी लिमिटेशंस और पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस बताया था, तो इसमें दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है, एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन दोनों आंसर हो जाएंगे। टू डेवलप एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, देखिए कोई भी
स्पेशल नीड्स का जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए इट इज़ इसेंशियल, यह ज़रूरी है कि एजुकेशनल सेटअप कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। देखिए, इंक्लूसिव तो नहीं रख सकते हो, इंक्लूसिव इसलिए नहीं रख सकते हो, समावेशी इसलिए नहीं रख सकते हो क्योंकि अगर उनको साथ लोगे तो जो एक्चुअल में जो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है उनको क्यों प्रताड़ित करना, उनको साथ में लेके क्यों चलना। तो इसलिए क्या है, इंटीग्रेटेड ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि एक तरीके से इंटीग्रेटेड हो। जैसे कोई भी कोर्स हम लोग करते हैं, मान लीजिए एक इस कोर्स को करने से एक और भी कोर्स उसमें जुड़ जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड अगर बना दिया जाता है तो दो डबल बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि देखिए BA LLB अभी कोर्स चला था, तो यानी BA ग्रेजुएशन तो हो ही रहा है आपका, लेकिन आप क्या है, लॉ की भी पढ़ाई पढ़ रहे हो, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन प्रोग्राम। तो इस तरीके से ये भी है, साथ साथ पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम है इसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया है कि ताकि वो जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हों उनको अच्छे से जो है डेवलपमेंट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा रहा वीडियो बताइएगा जरूर फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी आपके कमेंट्स हो, सुझाव हो तो वो भी बताइएगा, और ऐसे ही धीरे धीरे मैं आप लोगों की सारी यूनिट जो है कवर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड डे।